हेलो बच्चों, तो आज जो टॉपिक है आपके लिए चैप्टर 13 एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। तो ये है आपके सिलेबस का लास्ट टॉपिक, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सिलेबस ख़त्म हो गया। यूनिट 6 यानी चैप्टर 6 और चैप्टर 11 ये दो चैप्टर सिर्फ बचे हैं। इसके बाद एंटी नियोप्लास्टिक के बाद बाकी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो चैप्टर 6 पहले पढ़ना हो तो बता देना, या चैप्टर 11। ठीक है, अब ये नहीं कि कुछ लोग चैप्टर 6 बोलो, कुछ लोग चैप्टर 11 बोलो। इस तरह से करोगे तो जो मेरा मन होगा पहले मैं वो पढ़ाऊंगा। ठीक, एंटी नियोप्लास्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इसलिए इसको पढ़ना बहुत ध्यान से। अब भाई एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट क्या होते हैं, तो उसके लिए पहले समझना पड़ेगा नियोप्लास्टिक। इसको कुछ दूसरे शब्दों में अगर हम समझने की कोशिश करें तो एंटी कैंसर ड्रग्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। मतलब कैंसर के जो ट्रीटमेंट में ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं, हम उनके बारे में आज यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो उस पर क्वेश्चन ये उठता, भाई कैंसर इतनी बड़ी बीमारी है, ये होता क्यों है, कैसे हो जाता है और हमको क्यों नहीं पता चलता। देखो सबसे बिग क्वेश्चन, आप कभी भी किसी को कैंसर हो जाए तो आप देखो, क्योंकि सराउंडिंग में आजकल क्या कैंसर मलेरिया जैसा हो गया है। हर जो है 8वें 10वें आदमी को कैंसर हो जाता है ना। तो हमेशा यही होता है और हर आदमी जानता है कि क्यों जो है इनिशियल स्टेज में अगर ये आइडेंटिफाई हो जाता, डॉक्टर भी यही बोलते हैं, हाँ भाई सेकेंड स्टेज क्रॉस हो गई है, थर्ड लग गई है, या फर्स्ट में। और आप और हम भी जानते हैं फर्स्ट स्टेज में अगर पता चल जाए इसका कैंसर तो ट्रीटमेंट हो जाए, इलाज आसान हो जाए, लेकिन नहीं हो पाता है। ठीक, तो एक एक चीज के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दूसरा पॉइंट मेरा ये कि कुछ बच्चे कहते हैं सर स्ट्रक्चर आईयूपीएसी बोर्ड पे पढ़ाइए, तो इसमें इस सिलेबस में 3 ड्रग्स ऐसी हैं जिसमें एस्ट्रिक मार्क लगा है। और फिर बोलता हूं ध्यान से समझो, जिनमें एस्ट्रिक मार्क लगा है सिर्फ उन्हीं का स्ट्रक्चर आईयूपीएसी पढ़ना है। क्योंकि काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर जिनका एस्ट्रिक मार्क नहीं लगा है उनके भी स्ट्रक्चर पढ़ाए जा रहे हैं, तो क्या उनको पढ़ना है। देखो टीचर ज़्यादा पढ़ा दे तो ठीक, कम पढ़ाए तो दिक्कत है ना। तो अगर पढ़ा रहा है सो फॉर सो गुड, बट आपके एग्जाम में वही पूछा जाएगा और ये आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा है। तो अगर आपको नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, सेशनल में भी नहीं दिया जाएगा। दूसरा, कल तक या परसों तक सेशनल में कैसे, कुछ बच्चों के सेकंड सेशनल होने जा रहे हैं, किस पैटर्न पे बनेगा क्वेश्चन पेपर, वो मैं आप लोगों को वीडियो शेयर कर दूंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। खैर इधर उधर की बात ना करके सीधे आते हैं हम लोग एंटी नियोप्लास्टिक पे। तो पहली चीज देखो, जो मेन जो वो बना हुआ है फिगर, पहला फिगर ही ध्यान से देखो, इसमें होता क्या है। देखो यहाँ पे क्या है, एक अच्छा इसमें एक चीज और, एक होता है बिनाइन ट्यूमर और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो पहले तो ये समझो कि ट्यूमर क्या है ना, उसके बाद बिनाइन और मैलिग्नेंट समझेंगे। हमने जब सेल पढ़ाया था, क्या जब सेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ाया था किसमें, एचएपी में, उस वीडियो को देखना, उसमें मैंने समझाया था कि सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल रिस्पॉन्सिबल होता है सेल डिवीजन के लिए। मींस क्या है, कोई सेल्स होती हैं तो माइटोसिस करके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इस तरह करके बनाती जाती ना। तो इस एक पैटर्न होता है उनका, मल्टीप्लाई जस्ट बहुत ही चली जाती है ना। 4 होंगी तो 16 हो जाएंगी, 8 हैं तो 64 हो जाएंगी, सभी सेल्स आपस में 2-2 सेल्स में टूट जाएंगी। एक पैटर्न है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है इस पैटर्न के लिए, इस पैटर्न के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा सेल के अंदर जो सेंट्रोसोम है। ठीक, सेंट्रोसोम रिस्पॉन्सिबल है। अब सेंट्रोसोम किसी रीजन से कुछ भी हो सकता है ना, वो रीजन्स भी आगे हम देखेंगे। उस वजह से वो क्या है, एक तरह से पागलपन का दौरा पड़ जाए। मतलब उसका काम क्या है, सेल डिवीजन करना। अब वो फटाफट पागल हो जाए, ना अब तो मैं डिवीजन करके रहूंगा, और ढेर सारा सेल डिवीजन कर दे, तो होगा क्या, तो सेल डिवीजन, भाई सेल्स मिलकर टिश्यू बनते हैं। अब जहां पे वो सेल्स है सेंट्रोसोम जो जहां पे है, वो क्या फिर उनसे बनने वाली सेल्स भी उसी तरह की होंगी, उनके पास भी वही सेंट्रोसोम है जो पेरेंट से बच्चों में मिला है, उनका भी यही काम होगा। तो वहां पे अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाएगा। ठीक, यही वहां पे क्या करेगा, ग्रुप ऑफ सेल्स जितनी जरूरत नहीं है धड़ाधड़ वो सेल डिवाइड करता चला जाएगा। यही होता है हमारा ट्यूमर। और जब यही काफी समय के लिए
काफ़ी पुराना हो जाता है, काफ़ी लंबा हो जाता है, इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया जाता, बाद में यही मैलिग्नेंट हो जाता है और ये हो जाता है कैंसरस। जब आपका बिनाइन ट्यूमर की बात, जो नॉर्मल ट्यूमर है, ठीक है, सेल डिवीजन हो रहा है, कहीं भी आप देखते हो गांठ पड़ गई है ना, किसी के मस्सा निकल आया कि ये क्या है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन वहां पे हो गया, तभी तो आया, क्योंकि स्किन तो हमारी स्मूथ है, लेकिन कुछ भी हुआ, कहीं पे कोई गांठ निकल आई, किसी की नाक पे निकल आई, किसी गाल पे निकल आई, कहीं है ना मस्सा हो गया, पिंपल हो, कुछ भी हो गया, तो ये क्या है, कैसे निकलते, एक तरह का सेल डिवीजन का कंट्रोल खत्म हुआ तभी तो हुआ ये। तो इन सब चीज़ों का इलाज जरूरी है। तो ये हुआ बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। ठीक, अब बात करें एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। देखो, नियो मतलब नया, प्लाज्म मतलब फॉर्म। नियोप्लाज्म ये क्या है, एक एबनॉर्मल ग्रोथ, कुछ नया फॉर्म होना। लेकिन सेल्स में तो नया कुछ नहीं भाई, सेल डिवीजन होकर उसी तरह बनती चली जाती हैं, लेकिन नए तरीके से कुछ डिवीजन होना मीन्स एबनॉर्मल ग्रोथ अगर शुरू हो जाए सेल्स की, तो वही होता है हमारा नियोप्लाज्म। और ये क्या होता है, ट्यूमर या कैंसरस हो सकता है। मेडिकल टर्म में कैंसर या ट्यूमर बोलते हैं, है ना। देखो, लिखने के लिए, समझने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स इसमें ऐड किए हैं, तो उन पॉइंट्स पे ध्यान देना। ओके, तो कैंसर या ट्यूमर बोलते हैं, विच इज रिलेटिवली ऑटोनोमस ग्रोथ ऑफ टिश्यू। ऑटोनोमस ग्रोथ मतलब खुद से वो सेल डिवीजन करते चले जाते हैं टिश्यूज अपने। ठीक, कैंसर कैसा हो सकता है भाई, कैंसर क्या है, कैंसरस ट्यूमर इज मैलिग्नेंट ट्यूमर। देखो, जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो कैंसरस नहीं होता। कहीं पे भी अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाए या कहीं पे भी ज़्यादा सेल डिवीजन हो जाए तो उसको कैंसर का नाम नहीं दिया जाता, वो ट्यूमर हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, दिमाग में भाई जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने समझाया था कि ब्रेन में की जो सेल्स हमारी होती, कौन सी होती, नर्व सेल्स होती, न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स की सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, न्यूरॉन्स की सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। यही एक वजह है कि अगर कहीं बचपन में चोट लग जाए या मेमोरी कुछ वक्त की अगर डिलीट हो गई है, अगर सप्रेस हो गई है तो वापस आ सकती है। अगर वहाँ के नर्व्स अगर डैमेज हो गए हैं तो वापस वो रीजनरेट नहीं होंगे। देखो, दो एक्सेप्शन, एक तो हमारा लीवर, कहते हैं 75% लीवर डैमेज हो जाए तो वो रीजनरेट करके, क्योंकि लीवर सेल में सेंट्रोसोम सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली काम करते हैं। कहने का मतलब यह कि कोई आदमी मतलब कहीं झगड़ा हो जाए और किसी भी तरीके से उसको लीवर में चोट लग जाए, लीवर किधर होता है पहले तो ये समझो, दाहिनी तरफ। मतलब कोई अगर एक घूसा मार दे और उसका लीवर टूट जाए अंदर या डैमेज हो जाए किसी तरीके से, तो भी क्या होगा, आदमी मरेगा नहीं, है ना, जाएगा आराम से डॉक्टर को दिखाएगा, डॉक्टर दवाई देगा और लीवर अपना रीजनरेट करके फिर से बना लेगा, अपना ओरिजिनल शेप ले लेगा। ठीक वहीं पे नर्व सेल हमारी क्या है, एक बार डैमेज हो गई तो वो रीजनरेट नहीं होती, क्योंकि उनकी सेल्स में सेंट्रोसोम नहीं होता। अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि अगर सेंट्रोसोम नहीं होता तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन नहीं होगा। जब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन नहीं होगा तो ब्रेन कैंसर नहीं होगा। तो ब्रेन कैंसर का नाम सुना है क्या कभी? बहुत लोग बोलेंगे हाँ सुना है। ब्रेन में कैंसर नहीं, ब्रेन में ट्यूमर होता है। ब्रेन में ट्यूमर होता है। होता क्या है कि 90% जो ब्रेन हमारा है वहाँ पे जो 90% सेल्स हैं वो कैसी, न्यूरॉन्स की हैं, लेकिन 10% हमारी ग्लियल सेल्स हैं। कौन सी? ग्लियल सेल्स हैं। वो जो ग्लियल सेल्स 10% है उनमें सेंट्रोसोम होता है, उनमें सेंट्रोसोम होता है। तो वही जो 10% है, भाई कितनी जगह ही कितनी है, जो सेंट्रोसोम होता है वही डिवाइड करता रहेगा कहाँ पे, 10% की ग्लियल सेल का, तो वही जो है ट्यूमर बन जाता है। लेकिन नर्व सेल में किसी तरह का कोई सेंट्रोसोम नहीं होता, इसीलिए वो डिवाइड नहीं करता। इसीलिए दिमाग में ट्यूमर होता है, ब्रेन में ब्रेन कैंसर नहीं होता, और ब्रेन डैमेज हो जाए तो रीजनरेट नहीं होता। ठीक वही लीवर किसी का मान लिया चाकू मार के किसी ने काट दिया हल्का सा, तो भी वो आराम से मरेगा नहीं, आराम से डॉक्टर को दिखाएगा और दिखा के वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि लीवर में रीजनरेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, ये तो बात हो गई। अब कैंसर इज नॉट वन डिजीज, कैंसर एक अकेली डिजीज नहीं है। कैंसर की डिजीज जब होती है तो ये ग्रुप ऑफ डिजीज बहुत सारी डिजीज को लेके आती। क्यों? क्योंकि जहां पे सेल्स कैंसरस हो गई, इन्फेक्शियस हो गई, तो वो क्या करेंगे, अपने अगल बगल वाले को भी इन्फेक्शन फैलाती रहेंगी। अगल बगल वाले को, ले भाई तू भी ले ले इन्फेक्शन, तू भी ले ले इन्फेक्शन, तू भी ले ले इन्फेक्शन। वो दूसरों, फिर एक जगह इन्फेक्शन फैला दिया उन्होंने ग्रुप बना लिया अपना। एक जगह उन्होंने ढेर सारा इन्फेक्शन फैला दिया, बोला आप ठीक, यहाँ पे मतलब भर का कुछ ग्रुप वहाँ छोड़ दिया, चलो हम कहीं और चलते हैं।
फिर वो दूसरे ऑर्गन के पास गई, वहाँ पे ले भाई तू भी इन्फेक्शन ले ले, हम तो मरेंगे तुझे भी ले डूबेंगे। ठीक, उस ऑर्गन के पास भी गए, वहाँ पे भी भाई किसी तरह से वहाँ पे भी इन्फेक्शन फैलाना शुरू कर दिया। जब उस ऑर्गन को भी इन्फेक्टेड कर दिया तो कुछ लोगों को वहाँ छोड़ दिया, हाँ भाई तुम यहाँ फैलाते रहो, हम कहीं और चलते हैं। तो ये क्या है, कैंसरस सेल्स मूवमेंट करती हैं। इसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। टर्मिनोलॉजी पे ध्यान देना क्योंकि आपके सिलेबस में मल्टीपल चॉइस है और मल्टीपल चॉइस में टर्मिनोलॉजी पे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसीलिए मैं इतना डीप में समझा रहा हूं। अदरवाइज मैं सीधे ड्रग समझा दूं और आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि ये एंटी नियोप्लास्टिक जो मैं समझा रहा हूं ये इकोलॉजी का पार्ट है, जो आगे आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे वो इकोलॉजी में है, लेकिन यहाँ पे जानना जरूरी है क्योंकि मल्टीपल चॉइस में कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स को ये इन्फेक्शन करते रहते हैं। नियोप्लाज्म में एबनॉर्मल ग्रोथ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं, बाद में यही जो है मैलिग्नेंट हो जाता है। ठीक, ये देखो ध्यान से, एक फिगर मैंने बनाया है यहाँ पे। इस फिगर में देखो जो ऊपर वाली लेयर है, ये वाली लेयर, ये जो लेयर है आपकी दिस वन, ये आपकी नॉर्मल सेल की है। देखो यहाँ पे सेल्स हैं, ये सेल पे क्या है, ये सारी की सारी बाउंड्री वॉल से हैं, बाकायदे क्लोज्ड हैं, इनक्लोज्ड हैं। अब यहाँ पे ये देखो इनकी बाउंड्री वॉल रैप्चर हो गई है, मतलब अब ये अनकंट्रोल हो जाएंगी। ठीक, ये एक सेल को उठा के दिखाया गया है, कंप्लीट क्लोज सिस्टम है। यहाँ पे क्या है, अंदर के क्रोमोसोम भी देखो अरेंज नहीं है और यहाँ पे अरेंज है। ठीक, फिर न्यूक्लियस दैट इज लार्जर। अब यहाँ का ये न्यूक्लियस देखो, इसका भी कोई शेप नहीं रह गया, काफ़ी बड़ा हो गया है। ठीक, यहाँ पे देखो एकदम अरेंज्ड है। ये सेल्स हैं जो क्या करती है, अलग अलग वेरियस साइज की हो गई और धीरे धीरे करके इन्होंने अपनी ग्रोथ भाई अपना असर दिखाना, रंग दिखाना शुरू कर दिया। भाई ये बताओ, कहीं पे 2 से 4 हो रहा है, 4 से 8 हो रहा है, 4 से 16 हो रहा है, ठीक, 8 से 64 हो रहा है, इस तरह करके मल्टीप्लाई हो रहा है। एक लिमिट तक समझ में आता है कि भाई चलो यहाँ चोट लग गई, आपको यहाँ पे चोट लग गई तो क्या करेगा, सेंट्रोसोम मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लिकेशन करके वहाँ पे की घाव को भर देगा, मतलब 150 सेल्स की जरूरत है। अब 150 सेल की जगह वो लाखों में सेल्स बनाना शुरू करे तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। जैसे लीवर है भाई, लीवर कैंसर बहुत होता है लोगों को, लीवर के सेंट्रोसोम वैसे भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं, है ना, तो वो जल्दी पगला जाते हैं। तो अब लीवर में अगर प्रॉब्लम हो गई किसी तरीके से तो क्या होगा, वहाँ का सेल, मान लिया 2000 सेल बनानी है, हाँ भाई ऑर्डर आ गया ऊपर से ब्रेन से कि भाई 2000 सेल बना लो। अब वो गुस्सा आ गया ना, हम 2000 पे नहीं रुकेंगे, 2000 का 20,000 बनाया, 20 का 25 बनाया, 50 बनाया, लाख बनाया, 2 लाख बना दिया। अब 2000 सेल्स की ज़रूरत है, 2 लाख सेल बना ली है, तो बचेगा क्या मामला, वहाँ पे नहीं बचेगा ना भाई। बॉडी के अंदर सिस्टम तो उतना ही, जगह तो उतनी, उसी जगह में जहाँ पे 2000 रहने हैं वहाँ 2 लाख रहेंगे, ट्यूमर हो जाएगा। धीरे धीरे करके वो अगल बगल के ऑर्गन्स को भी इन्फेक्शन करना, फैलाना शुरू कर देंगे। ठीक, मीन्स बॉडी सिस्टम जो है हमारा वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। यही होता है कैंसर। फिर एक चीज और बढ़ती है कि कॉमन फीचर्स, न्यूमरस डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैंसर पॉजेज। डिजीज कैरेक्टराइज बाय एक्सेसिव सेल प्रोलिफरेशन, सेल प्रोलिफरेशन मतलब एक्सेसिव सेल डिवीजन। ठीक, कुछ पॉइंट्स हैं जो समझा देता हूं। ट्यूमर सेल्स लेटर लूज अपीयरेंस, फंक्शन एंड टिश्यू सेल फॉर्म, जहां से अराइज होते हैं वहां से डिफरेंट फंक्शन और वहां से चल देते हैं दूसरी जगह। ट्यूमर नॉट ओनली एक्सपैंड इन साइज, सिर्फ साइज में नहीं बढ़ता है, ऑल्सो इन्वॉल्व सराउंडिंग सेल्स, अगल बगल की सेल्स को भी ये क्या है अफेक्टेड करता रहता है। और जब ये नर्व एंडिंग तक पहुंचता है तो फिर पेन फील होता है, क्या, दर्द। कैंसर में दर्द दुनिया में सबसे ज़्यादा होता है ना। वैसे तो लेबर पेन सबसे बड़ा होता है, उसके बाद अगर कुछ है तो कैंसर का पेन होता है। ठीक, कैंसर देखो, जो मैं मेटास्टेसिस समझा रहा था, द कैंसर सेल डिटैच देमसेल्फ, कैंसर की जो सेल्स होती हैं, जो ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं, वो वहाँ से डिटैच हो जाती हैं, कहाँ से, फ्रॉम पेरेंट ट्यूमर। ठीक, और मूव अनदर लोकेशन एंड न्यू कैंसरस ग्रोथ इज एस्टेब्लिश्ड, दैट इज कॉल्ड मेटास्टेसिस, जो मैं अभी समझा रहा था। देखो यही एक चीज़ होती, होता क्या है कि देखो आराम से समझो, क्योंकि चीज़ें समझनी जरूरी हैं। डेली रूटीन में घर वालों में भी बहुत लोग इन्फेक्टेड होते हैं, उन सबको बचाना है, चीज़ों को समझना जरूरी है। ठीक, जब समझोगे तभी हो सकता है आप कुछ बचा पाओ, अदरवाइज तो देखो मरना तो एक दिन सबको है। ठीक, तो होता क्या है कि एक जगह सेल, जैसे किसी को कहीं का कैंसर मान लिया हो गया, भगवान न करे किसी को कहीं का हो गया,
फिर डॉक्टर ने कहा कि भाई ऑपरेट करना पड़ेगा। हाँ भाई कर लो ऑपरेट। न जाने कितने केसेस आपने देखे होंगे ऑपरेशन के बाद भी लोग मर गए। क्यों? क्योंकि आप पूरी स्टडी आपको करनी पड़ेगी। आपने यहां का तो निकाल दिया, पता लगा ये पेरेंट ट्यूमर है ही नहीं, पेरेंट ट्यूमर कहीं और है, बचेगा क्या? दूसरा, अगर कुछ सेल्स बच गई, जैसे घायल शेर बड़ा खतरनाक होता है, वैसे घायल कैंसर बड़ा खतरनाक होता है। अगर कुछ बच गई, ट्यूमर फट गया या क्या हुआ, सेल्स बच गई, तो वो फिर गुस्सा जाएंगी और फिर पूरा ले भाई अब पूरे उसको मैं क्या इन्फेक्शियस कर दूंगी। यही एक वजह है कि या तो ऑपरेशन हो तो परफेक्ट हो, बीच वाला मामला गड़बड़ा जाता है। दूसरी चीज, कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कैंसर सेल्स अराइज फ्रॉम मीजोडर्मल। अब मीजोडर्म से कौन होता है भाई? हमने कनेक्टिव टिश्यू एचएपी में पढ़ा है, ह्यूमन एनाटॉमी में। कनेक्टिव टिश्यू जो आपके होते हैं वो कहाँ से अराइज होते हैं? मीजोडर्म से होते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू में आपके क्या आते हैं? बोन आ गए, मसल्स आ गए, कार्टिलेज आ गए, या इनसे रिलेटेड टिश्यू जो मीजोडर्म से जिनकी ओरिजिन है, वहां का कहीं का कैंसर होगा तो उसको क्या नाम देंगे? उसको बोलेंगे सार्कोमा। देखो ओरिजिन के हिसाब से इनके नाम रखे गए हैं, जो चीजें समझ लो, ठीक। तो मीजोडर्म से अगर होंगे तो क्या बोले जाएंगे? मीजोडर्म से होंगे तो ये बोले जाएंगे सार्कोमा। इफ अराइज इंडोडर्म विच फॉर्म्स इंटेस्टाइनल सिस्टम एंड एसोसिएटेड ऑर्गन। जो इंडोडर्म से अराइज होंगे, जो सेल्स इंडोडर्म से अराइज होंगे। अच्छा, ये इंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म ये कहां से है? किसकी बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में आपकी जो 3 लेयर से जो पार्ट बने हैं, कि मीजोडर्म से जितने कनेक्टिव टिश्यू हैं, चाहे बोन हो आपका, चाहे कार्टिलेज हो, है ना, चाहे फाइबर्स हो या सेल्स हो, जो बने हुए हैं, जो कुछ, या ब्लड हो, लिम्फ हो, ये मीजोडर्म से अराइज हुआ है। और जो आपकी एपिथेलियल टिश्यू है वो कहाँ से? वो तीनों लेयर मिलके, मींस क्या है? एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म, तीनों से ट्रिप्लोब्लास्टिक है एपिथेलियल, ठीक। तो तीनों से मिलकर बनी, तो उसी के बेस पे जो है कैंसर का नाम रख दिया गया है। दूसरा क्या? एक्टोडर्म सेल्स विच फॉर्म्स। एक्टोडर्म से क्या क्या हुआ भाई? स्किन, अपेंडेजेस, नर्व टिश्यूज। अब इनसे जब होता है, जिसको क्या बोलते हैं? कार्सिनोमा। क्या बोलते हैं? कार्सिनोमा, ठीक। इसके पहले क्या था? सार्कोमा, ओके। तो जैसे बेसल सेल्स देखो, है ना, स्क्वामस एपिथेलियल में कहीं कहीं पे क्या है, लोगों को क्या है, मार्केल सेल्स हो गई, है ना, मेलानोमा हो गया। मेलानोमा में क्या? मेलानिन सेल्स आपकी डैमेज हो जाएंगी, जिससे कलर नहीं आता है। अब ट्यूमर डेवलप फ्रॉम ऑल 3 एम्ब्रियोनिक लेयर, यानी एपिथेलियल, ऑल 3। और दूसरा क्या? एम्ब्रियोनिक स्टेज। ये यहाँ पे क्या एम्ब्रियोनिक लेयर्स में हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? टेराटोमा। बड़ा ही खतरनाक होता है, और ये फीटस में होता है। देखो ये बच्चों के पेट के अंदर जो बच्चे हैं उनसे लिया गया है। बड़े खतरनाक खतरनाक पिक्चर्स थे, इसीलिए मैंने डाले नहीं। मैंने देखा, मैंने सोचा कि समझाने के लिए डालूं, बट फिर देखा नहीं, देख जा रहा था, इतना खराब खराब सा है। ओके, ये देखो ये बच्चा है, देखो ये यहाँ पे ये कैंसर निकला हुआ है, इसको देख रहे हो। ये जितनी एक्स्ट्रा ग्रोथ है, ये देखो ये कितना कहाँ कहाँ से इसकी ग्रोथ हुई है कैंसर की। देखो ये एक्स्ट्रा ग्रोथ हुई है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, कितनी सारी ग्रोथ हो गई है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई। इसी को बोलते हैं क्या? टेराटोमा। जब एम्ब्रियोनिक स्टेज, फीटस स्टेज में जब कोई हो जाता है, कैंसरस हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? टेराटोमा बोलते हैं, ठीक है। अब ल्यूकीमिया, पॉलीसाइथीमिया, ये टाइप ऑफ ब्लड कैंसर है, ओके। अब एक क्वेश्चन और उठता है, कैंसर इज मोर डिफिकल्ट टू क्योर देन बैक्टीरियल इन्फेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कैंसर सेल भाई क्यों डिटेक्ट? भाई हमारी बॉडी के अंदर मिलिट्री है, हमारी WBC सिग्नल सिस्टम है, मीडिएटर्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जिनका काम क्या है? कुछ भी गड़बड़ हो रहा है अंदर तो उसके बारे में जानकारी देना, रिफ्लेक्स एक्शन, है कि नहीं? तो भाई कैंसर इतनी बड़ी बीमारी है, इतनी डेडली बीमारी है, लेथल डिजीज है, आदमी मर जाता है, इसके बारे में क्यों नहीं बताते? क्वेश्चन वाजिब है। तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है ये बताओ। अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा तो भाई सिग्नल जाएगा कि भाई बैक्टीरिया ने, कोई फॉरेन बॉडी ने इन्फेक्शन किया। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो अंदर की आपकी अपनी सेल्स हैं वो सेल डिवीजन करें, उनका सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जा रहा है। तो हमारी बॉडी अपनी ही सेल्स को थोड़ी डिटेक्ट करेगी कि ये आतंकवादी हैं। मीन्स घर का बेदी लंका ढावे, कहावत सुनी है कि भाई अब रावण को ये थोड़ी पता था कि भाई विभीषण ही जाके बता देगा,
तभी तो रावण मरा नहीं, रावण को मारा जा सकता था क्या? नहीं मारा जा सकता था। आपका अपना भाई अगर आपसे गद्दारी कर रहा है तो थोड़ी पता चलेगा, नहीं पता चलेगा ना। तो ठीक उसी तरह से हमारे जितने भी मैकेनिज्म सिस्टम है, हमारी बॉडी अपने अंदर की सेल्स को नहीं बताएगी कि ये सेल गड़बड़ कर रही हैं। इसीलिए हमारा सिग्नल सिस्टम जो है, सैटेलाइट सिस्टम हमारे ब्रेन का, ये फेल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारी अपनी कोई बैक्टीरियल सेल्स नहीं है या बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के थ्रू सेल्स नहीं है, बॉडी की ही सेल्स हैं। सेंट्रोसोम पगला गया है और पगला के वो अनकंट्रोल धका धक जो है सेल डिवीजन करता चला जा रहा है, इसलिए समस्या हो रही है। बात समझे? यही एक वजह है कि ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कैंसर को क्योर करना, आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है, बॉडी का सिस्टम उसको बताता नहीं है। ठीक, अब 7 वार्निंग, ये जो अकॉर्डिंग टू नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है, इसने 7 वार्निंग कॉशन करके CAUTION करके जो है उसने कुछ सिम्टम्स दिए कि ऐसे सिम्टम्स हो तो आप डॉक्टर से मिलिए, कैंसर हो सकता है। ये चीज़ें आप भी जान लीजिए एज ए फार्मासिस्ट, हो सकता है किसी को बचा पाओ। तो कॉशन पूरा जो है इसका एब्रीविएशन फॉर्म है, इसके फुल फॉर्म देखते हैं। C फॉर चेंज इन बाउल और ब्लैडर हैबिट, मीन्स आपका यूरिन फॉर्मेशन, बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है, बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है। फिर सोर थ्रोट डज नॉट हील, लगातार सोर थ्रोट, खांसी बनी हुई है, बलगम बन रहा है, मतलब वो ठीक ही नहीं होने का नाम ले रहा है ना। एक नॉर्मल होता है कि भाई सीजन पे होता है, कंटिन्यूअसली ये बना हुआ है। अनयूजुअल ब्लीडिंग एंड डिस्चार्ज, वुमेन्स वगैरह में ब्लीडिंग डिस्चार्ज अनयूजुअल होना शुरू हो जाए। भाई नॉर्मल तो ठीक है, समझ में आता है, अनयूजुअल लगातार, तो ये भी कैंसरस हो सकता है ना। थिकनिंग ऑफ लम्स इन ब्रेस्ट एंड एल्सवेयर, कहीं पे भी बॉडी में गांठ हो, चाहे ब्रेस्ट में हो या बॉडी के किसी भी पार्ट में, कहीं कोई गांठ हो, पेन हो रही हो चाहे ना हो रही हो, उसको दिखाना जरूर चाहिए डॉक्टर को। मे बी कि कैंसरस हो, ना हो तो बहुत अच्छा है ना। फिर इनडाइजेशन और डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, कुछ लोग पान पुड़िया तंबाकू स्मोकिंग बहुत करते हैं। अब लगातार ठीक है, लोग करते हैं, शौकिया करते हैं, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन अगर इसकी वजह से इनडाइजेशन होने लगे, मुंह खुलना बंद हो जाए, जो खाते उसको स्वॉलो ना कर पा रहे हों, ऐसी कंडीशंस अगर लगातार, देखो कभी कभी इन्फ्लेमेशन होता है, कुछ टाइम के लिए चीज़ें हो जाती हैं किसी के भी साथ और फिर एक समय के बाद ठीक हो जाती हैं, चलेगा, लेकिन लगातार ये प्रॉब्लम बनी हुई है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। ओ फॉर ऑब्वियस चेंज इन वाट और मोल, चेहरे पर या शरीर पर कहीं भी मस्सा हो जाना बड़ा सा, ठीक, मस्से होना एक नॉर्मल सी बात है कि होता है लोगों को, है ना, कहीं भी ग्रोथ हो जाती, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा होना, तिल बहुत ज़्यादा निकल आना, मस्सा बहुत ज़्यादा हो जाना, इसका मतलब कहीं कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना, होता ना। तो कुछ गड़बड़ है तो उसका पता लगाने के लिए डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। एन फॉर नैगिंग कफ और हॉर्सनेस, इसमें क्या होता है, ड्राई खांसी, लगातार खांसी आती रहती है एबनॉर्मली, एक्सक्यूज मी, जैसे मुझे आई है ना, तो ये एबनॉर्मली नहीं है, नॉर्मल है। क्यों? बोलते बोलते खराश आ जाती है। और आजकल क्या सीजन है, इसका ये मतलब नहीं किसी को सर्दी खांसी हो गई है तो उसको डॉक्टर, हाँ भाई कैंसर हो गया जाओ दिखा लो जाके, है ना, ऐसा भी नहीं है। सीजन है, बट नेचुरल, बड़ी देर से बोल रहा हूँ, गला सूखता है, तो ये नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो अकॉर्डिंग टू नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, जो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, उसके थ्रू बनाया गया है कि भाई ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यही होगा तभी कैंसर होगा। एक चीज़ है कि ये प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, बस इसका इतना ही मतलब है, ठीक। तो कैंसर थेरेपी के बारे में बात करते हैं। अब देखो भाई होता क्या है कि कैंसर थेरेपी में, भाई कैंसर क्या है भाई, जैसे सपोज करो किसी बॉडी पार्ट में अब नॉर्मल सेल डिवीजन होना शुरू हो गया, फटाफट सेंट्रोसोम पगला गया और बनाता चला जा रहा है ना। एक तो रीज़न है कि उसको काट के निकाला जा सकता है, ऑपरेट किया जा सकता है। जस्ट सेकंड, थैंक यू, ज़्यादा गर्म, ठीक है। तो क्या है कि एस्टिलबेस्ट्रॉल फॉस्फेट, ये पहली ड्रग जो है प्रोस्टेट कैंसर के लिए इंट्रोड्यूस की गई थी, है ना। फिर धीरे धीरे करके नाइट्रोजन मस्टर्ड एल्काइलेटिंग एजेंट, फॉलोड बाय धीरे धीरे करके बनती चली गई ड्रग्स। तो इसमें क्या होता है कि सर्जरी वहाँ पे होगी जहाँ एक्सेसिबल हो, जहाँ पे आसानी से की जा सके,
ठीक। मोस्टली रेडियोथेरेपी को डॉक्टर्स ने केमोथेरेपी से ऊपर करा हुआ है। होता क्या है, जैसे सपोज करो कैंसर की थेरेपी में क्या होता है, थोड़ा सा बस 2 मिनट और लूंगा। किसी को फटाफट सेंट्रोसोम पगला गया और कहीं पे भी मान लिया सपोज करो दाहिने साइड में लीवर में ही हो गया है ना, बनाता चला जा रहा, टिश्यूज बनाता चला जा रहा, ढेर सारे उसने बना दिए। बनाने के बाद क्या करोगे, ऑपरेट करके ऑपरेशन किया गया एक, या तो ये तरीका है। दूसरा क्या है भाई, गामा रेडिएशन से उन सारी सेल्स को, जितनी भी कैंसरस सेल्स हैं, गामा रेडिएशन डाला और उनको सबको मार दिया गया। अब मार तो दिया गया ठीक है, लेकिन सिर्फ वही थोड़ी मरेंगी, अच्छी सेल्स भी तो मरेंगी, जीन्स में असर पड़ेगा, बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। जैसे हल्क मूवी देखी, क्या होता है उसमें, वो गामा रेडिएशन से ही तो उसका एक्सपोजर होता है जो हल्क बन जाता है बड़ा सा। तो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। आप देखो जिनको केमोथेरेपी वगैरह चढ़ती है, क्या है, स्किन काली हो जाती है, धीरे धीरे करके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम कैंसर के ट्रीटमेंट में होती है, पेशेंट को झेलनी पड़ती। तो आसान चीज़ें नहीं, समय रहते चीज़ें सुधार लो, आइडेंटिफाई हो जाएं। जो भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ने बताया है, ऐसे सिम्टम अगर किसी को भी आपके आसपास होते हैं तो एज ए फार्मासिस्ट जागरूकता फैलाना काम है आपका। आप बताओ, ये मत सोचो कि यार वो सोचेगा कि ज़्यादा अक्लमंद है, कि आजकल तो सबसे बड़ी समस्या यही है। कुछ समझदार लोग जिनको पता है कि हाँ भाई इसको समस्या है, सिर्फ इसलिए नहीं बताते हैं कि बताने जाएंगे तो लोग लो अपने को काबिल समझते हैं। ऐसा नहीं भाई, एज ए फार्मासिस्ट एक बेसिक जिम्मेदारी आपकी बनती कि आप जागरूकता फैलाएं। ठीक। तो कुल मिला के बहुत सारा डैमेज होता है केमोथेरेपी में, है ना। तो ये बात हुई। अब हम बात करते क्या है कि क्लासिफिकेशन की। ये बातें जरूरी इसलिए थी, कुछ तो आपको जागरूकता आनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि कैंसर के बारे में कभी भी शॉर्ट नोट आता है तो इतना मैंने बताया है तो 10 लाइन तो लिख ही लोगे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीनियोप्लास्टिक की बात करते हैं। इसमें जो कुछ क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है। जैसे पहली क्लास कौन सी, एल्काइलेटिंग एजेंट। एल्काइलेटिंग एजेंट में जो सब ग्रुप है वो है नाइट्रोजन मस्टर्ड। नाइट्रोजन मस्टर्ड में साइक्लोफॉस्फामाइड ड्रग है। अल्काइल सल्फोनेट जो सब ग्रुप है उसमें बुसल्फैन है। एंटी मेटाबोलाइट्स कुछ है, जैसे कि पहली सब कैटेगरी है प्यूरिन एंटागोनिस्ट, जिसमें क्या है, मर्केप्टोप्यूरिन है। पिरिमिडिन एंटागोनिस्ट में फ्लोरोयूरेसिल या 5 फ्लोरोयूरेसिल या 5FU या सिंपल FU के नाम से पूछा जाता है। फोलेट एंटागोनिस्ट की बात करें तो मेथोट्रिक्सेट, ठीक। विन का एल्कोलाइड या नेचुरल एल्कोलाइड की बात करें तो विन ब्लास्टिन सल्फेट के नाम से है। एंटीबायोटिक्स की कुछ बात करें तो एक्टिनोमाइसिन डी। अब ढूंढने जाओगे तो एक्टिनोमाइसिन डी के नाम से नहीं मिलेगा, इसी का दूसरा नाम है डैक्टिनोमाइसिन। दोनों नाम मैंने इसलिए लिखे हैं कि एग्जाम में दोनों पूछे जा सकते हैं। एक्टिनोमाइसिन डी को ही डैक्टिनोमाइसिन बोलते हैं और आपके सिलेबस में डैक्टिनोमाइसिन लिखा हुआ है, ठीक है। डॉक्सोरियूबिसिन हाइड्रोक्लोराइड। फिर मेसलेनियस में आता है सिस्प्लेटिन। स्टेरॉयड हार्मोन भी इस बार एक ऐड किया है गया है, ड्रोमोस्टेनोलोन प्रोपियोनेट, ठीक। तो ये जो ड्रग हैं ये क्लासिफिकेशन में है। ये सारी देखो क्लासिफिकेशन कई तरीके से एंटी कैंसर ड्रग्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। मैंने सिर्फ वही ड्रग्स इसमें ऐड की जो आपके सिलेबस में दिए, एक भी एक्स्ट्रा ड्रग नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक ड्रग है साइक्लोफॉस्फामाइड, दूसरी है भाई 5 फ्लोरोयूरेसिल या फ्लोरोयूरेसिल, तीसरी है सिस्प्लेटिन। 3 ड्रग में है एस्ट्रिक मार्क, इसका मतलब ये तीनों ड्रग को स्ट्रक्चर और IUPAC भी इनका पढ़ना है, बाकी सब पढ़ना है, स्ट्रक्चर IUPAC भी। कुछ बच्चों की शिकायत है कि बोर्ड पे ज़्यादा अच्छे से स्ट्रक्चर IUPAC समझ में आता है इंस्टेड ऑफ स्क्रीन, ठीक। तो ये जो तीनों ड्रग हैं, ये तीनों ड्रग मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, बाकी सब जो है इसमें पढ़ लो। इसमें क्या नंबर ऑफ ड्रग्स कवर हो जाती है, समय थोड़ा कम लगता है और समझाने के लिए एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है। परेशान हो, बहुत जल्द आप लोगों के लिए डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था करने जा रहा हूँ, वो हो जाएगा तो फिर लाइव क्लासेस चलने लगेंगी, ठीक है। हाँ, तो पहली ड्रग आती है बुसल्फैन। बुसल्फैन में क्या है भाई, सबसे पहले ब्रांड नेम पे आओ। ब्रांड नेम को ही मार्केट प्रिपरेशन बोलते हैं, दोनों ऑब्लिक करके मैंने इसीलिए लिख दिया कि कंफ्यूज मत हो कि मार्केट प्रिपरेशन ब्रांड नेम में क्या फ़र्क है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर प्रिपरेशन नहीं पढ़ाते आप, प्रिपरेशन आपके सिलेबस में नहीं है। प्रिपरेशन मतलब सिंथेसिस, और किसी भी टॉपिक में आपके सिंथेसिस नहीं है। आपके यहाँ पे मार्केट प्रिपरेशन या फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की बात की गई है। वहाँ पे जो प्रिपरेशन शब्द यूज हुआ वो इसके लिए यूज हुआ, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। डिप्लोमा लेवल पे सिंथेसिस है ही नहीं, इसलिए कंफ्यूज मत होना, ठीक। तो ब्रांड नेम की बात करें अगर हम, तो ब्रांड नेम में बुसल्फेक्स, माइलरैन एंड माइलोस्म,
ये क्या है, ब्रांड नेम है। मैंने मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन बनाने शुरू कर दिए, बहुत जल्द आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, जिनसे ये सारे ब्रांड नेम आपको याद हो जाएंगे। ठीक, कलर की बात करें तो व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। ऑर्डर की बात करें 90% एंटी कैंसर ड्रग बिटर इन टेस्ट है और 90% एंटी कैंसर ड्रग ऑर्डरलेस है, इतना ध्यान रखना, बहुत खास चीज है। ठीक, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, ऑर्डरलेस है और बिटर इन टेस्ट है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 114 से 118 डिग्री सेल्सियस इसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबल इन एसीटोन एंड एल्कोहल और इनसॉल्युबल होता है वाटर में। सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल सबकी अलग है, इसलिए सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल पे ध्यान देना। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, देखो पहली चीज तो जो सॉल्युबिलिटी है, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक, व्हेन इट इज ट्रीटेड ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब बुसल्फैन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया जाता है तो इंटेंस पिरिडीन लाइक ऑर्डर देता है। जैसे ही आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में बुसल्फैन को आप डालोगे, वैसे ही उससे एक स्मेल आएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और स्मेल आएगी, ऑर्डर आएगा, जो स्मेल होगी कैसी, पिरिडीन की तरह की। ठीक, तो ये एक टेस्ट है एक तरह का। स्टोरेज की बात करें तो स्टोर्ड इन एयरटाइट क्लोज कंटेनर्स, और ये कंटेनर्स कैसे होंगे, लाइट रेजिस्टेंट। सारी की सारी जो एंटी कैंसर ड्रग्स हैं सब लाइट रेजिस्टेंट हैं। ठीक, तो जहां पे हमने नहीं लिखा है लाइट रेजिस्टेंट, वहां पे लाइट रेजिस्टेंट लिख लेना। ओके, बाकी तुम लोग समझदार हो यार। ओके, यूज जो मैंने इतनी लंबी चौड़ी कहानी बताई है एंटी कैंसर में, कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सारे उठा के यूज लिख दो, सबके लगभग कॉमन है। ठीक, तो साइटोटॉक्सिक एजेंट है, साइटोटॉक्सिक एजेंट बोलो या एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट बोलो। किसमें, क्रोनिक ग्रेनुलोसाइट ल्यूकीमिया, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, पॉलीसाइथीमिया के ट्रीटमेंट में हेल्प होता है बुसल्फैन का। इसका जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन या ऑफिशियल प्रिपरेशन है, बुसल्फैन की टैबलेट आती है इस पर, आईपी एंड बीपी। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट कौन सा है, प्यूरिन डेरिवेटिव है मर्कैप्टोप्यूरिन, जिसको हम बोलते हैं 6 मर्कैप्टोप्यूरिन। 6 मर्कैप्टोप्यूरिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि 6 पोजीशन पे एसएच ग्रुप लगा हुआ है, जो कि स्ट्रक्चर नहीं बताना है इसलिए, क्योंकि इसमें स्ट्रिक्ट मार्क नहीं, इसलिए वो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मर्कैप्टोप्यूरिन पूछे एग्जाम में या 6 मर्कैप्टोप्यूरिन पूछे, आपको सेम एक्सप्लेन करना है। ब्रांड नेम मार्केट प्रिपरेशन की बात की जाए तो मर्कैप्थॉल 6 MP, याद रहे। अब ये सोचो, कंफ्यूजन का लेवल देखिए आप, अगर शॉर्ट नोट ऑन 6 MP आ जाए तो क्या करोगे, 6 मध्य प्रदेश ले आओगे। MP मतलब मर्कैप्टोप्यूरिन, ध्यान रखना। ठीक, प्यूरिक्सैन और प्यूरी इथेनॉल, क्यों, क्योंकि ये प्यूरिन डेरिवेटिव है, तो ध्यान रखना, प्यूरिन से आप कवर कर सकते हो। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, और ऑर्डर एंड टेस्ट की बात करें तो हम कॉमन बता चुके, ऑर्डरलेस है और बिटर इन टेस्ट होगा। मेल्टिंग पॉइंट 114 से 118 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये भी मेल्ट हो जाता है आपका। स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में और इनसॉल्युबल होता है किसमें, सॉल्यूशन ऑफ एल्कली हाइड्रोक्साइड में। अब बात करें क्या है केमिकल प्रॉपर्टी की, व्हेन इट इज सैचुरेटेड ट्रीटेड विथ सैचुरेटेड एल्कोहल सॉल्यूशन, अगर व्हेन इट्स सैचुरेट, इसका एल्कोहल के साथ 6 मर्कैप्टोप्यूरिन का एल्कोहल के साथ सॉल्यूशन बनाया और सॉल्यूशन कैसा होगा, सैचुरेटेड। अगर इसको ट्रीट किया जाए एल्कोहलिक मर्क्यूरिक एसीटेट सॉल्यूशन से, मर्कैप्टोप्यूरिन का सैचुरेटेड सॉल्यूशन एल्कोहल में, उसका ट्रीटमेंट किया जाए एल्कोहलिक मर्क्यूरिक एसीटेट सॉल्यूशन से, तो कैसा देता है, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट देता है। ये टेस्ट है किसका, मर्कैप्टोप्यूरिन का, जो केमिकल प्रॉपर्टी के अंडर में ही आता है। फिर बात करें अगर स्टोरेज, स्टोर्ड इन एयरटाइट क्लोज कंटेनर विच इज लाइट रेजिस्टेंट ऐड कर लेना। साइटोटॉक्सिक एजेंट है, यूज्ड किसमें, एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकीमिया, एक्यूट माइलोजीनस ल्यूकीमिया और क्रोनिक ग्रेनुलोसाइट ल्यूकीमिया। ठीक, सब ल्यूकीमिया ल्यूकीमिया ल्यूकीमिया, भूल जाना ल्यूकीमिया तो कैंसर, ये कैंसर वो कैंसर, ये ट्यूमर वो ट्यूमर वगैरह वगैरह सब डाल देना, सब सही है। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की बात करें, मर्कैप्टोप्यूरिन की टैबलेट आती है इस पर, इंडियन फार्माकोपिया। नेक्स्ट जो ड्रग है आपकी मेथोट्रिक्सेट, कौन सी, मेथोट्रिक्सेट ड्रग है। ब्रांड नेम की बात करें या मार्केट प्रिपरेशन में, बायोट्रिक्सेट, नियोट्रिक्सेट और अमेथो और अमेथोप्टेरिन। ठीक, अमेथोप्टेरिन नाम भी थोड़ा सा अटपटा सा है ना, तो चूंकि सिलेबस चेंज है तो हम लोगों के लिए अभी नया नाम है। प्रॉपर्टी की बात करें तो येलो टू ऑरेंज क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ऑर्डरलेस एंड बिटर इन टेस्ट कॉमन है। वैसे तो मेथोट्रिक्सेट देने के बाद ऑर्डर और बिटर का डिसफंक्शनिंग हो जाता है,
लेकिन बाद में जब टेस्ट आया तो निकल के आया कि ऑर्डर और टेस्टलेस। इसका भी जो है क्या है मेल्टिंग पॉइंट, ये मैक्सिमम आपके कितना 114 से 118 पे या 125 तक जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस ऑफ एल्कली हाइड्रोक्साइड, इनसॉल्युबल है वाटर और अल्कोहल में। सॉल्युबिलिटी किसमें है? एल्कली हाइड्रोक्साइड में है। ठीक। स्टोर्ड इन एयर टाइट क्लोज कंटेनर विच इज रेजिस्टेंट फ्रॉम लाइट। यूज की बात करें तो एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट हैं जो यूज करते हैं ब्रेस्ट कैंसर में, ओवरियन कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर और लंग कार्सिनोमा। लंग कार्सिनोमा में स्मॉल सेल्स होती हैं, तो स्मॉल सेल्स का जो कार्सिनोमा होता है उसको क्या बोलते हैं? लंग कार्सिनोमा, लंग्स में। ऑफिशियल प्रिपरेशन की बात करें तो मेथोट्रेक्सेट का इंजेक्शन एज पर इंडियन फार्माकोपिया, मेथोट्रेक्सेट की टैबलेट आती है एज पर आईपी एंड बीपी। ठीक। फिर एंटीबायोटिक कैटेगरी में आता है डेक्टिनोमाइसिन, जिसको क्या बोलते हैं? एक्टिनोमाइसिन डी। ध्यान रखना दोनों के नाम से आता है, डेक्टिनोमाइसिन या एक्टिनोमाइसिन डी। एंटीबायोटिक कैटेगरी की है। ब्रांड नेम की बात करें तो एड्रामाइसिन, एड्रामाइसिन पीएफएस और एड्रामाइसिन ये 2 बार हो गया। ओके, तो इसको एक बार यहां से रिमूव कर देना। कॉस्मेजेन और लायोवैक, ये सब क्या है? कठिन से ब्रांड नेम है जो आपको पढ़ने हैं। ठीक। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, कलर कैसा है? ब्राइट रेड क्रिस्टलाइन पाउडर, लायोफिलाइज्ड होता है ना। ये टेम्परेचर और हीट सेंसिटिव है। दूसरा, ऑर्डर एंड बिटर डिसफंक्शनिंग हो जाता है, बट एक्चुअल में इनका टेस्ट कैसा होता है? ऑर्डरलेस और टेस्ट कैसा? बिटर है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें 241.5 डिग्री सेल्सियस से 243, यानी 242 से 242 से 243 डिग्री सेल्सियस इसका क्या है? मेल्टिंग पॉइंट है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड अल्कोहल वाटर का जो मिक्सचर होता है इसमें ये सॉल्युबल होता है, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक। फिर स्टोरेज की बात करें, स्टोर्ड इन एयरटाइट एंड लाइट रेजिस्टेंट क्लोज्ड कंटेनर्स। अगर हम एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट यानी यूज की बात करें तो विल्म्स ट्यूमर इन चिल्ड्रन, बच्चों में होता है विल्म्स ट्यूमर, है ना। दूसरा, टेस्टिकुलर एंड ओवेरियन मैलिग्नेंट टेरेटोमाज, पेल्विक और लिम्ब ट्यूमर, इविंग सार्कोमाज, इन सब के ट्रीटमेंट में ये ड्रग दी जाती है डेक्टिनोमाइसिन या एक्टिनोमाइसिन डी। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की बात करें तो कौन सी है हमारी? डेक्टिनोमाइसिन का इंजेक्शन आता है एज पर इंडियन फार्माकोपिया। नेक्स्ट आती है एंटीबायोटिक कौन सी? डॉक्सोरिबोसिन हाइड्रोक्लोराइड। कौन सी? डॉक्सोरिबोसिन हाइड्रोक्लोराइड। बहुत ध्यान से समझना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट और आपको पढ़ के याद भी करना पड़ेगा। ना याद आए तो 3-4 बार वीडियो देख लेना एटलीस्ट। क्या है? सुनने और देखने, जैसे पिक्चर आप देखो 3 घंटे की, कहां पे किस हीरो ने किसको मारा, विलेन का नाम तक याद रहता है, एक एक सीन एक्सप्लेन कर पाते हो। क्यों? बहुत ध्यान से। वहां पे आपके विजुअल्स और ऑडिटरी ये दोनों सेंसेस बहुत ध्यान से काम करते हैं। इसीलिए पढ़ने से ज़्यादा आप बुक पढ़ते रहो, एंटीनियोप्लास्टिक नहीं याद होगा, लेकिन ये वीडियो 2 बार देख लोगे तो याद हो जाएगा। ठीक। ब्रांड नेम मार्केट प्रिपरेशन की बात करें तो डॉक्सोम्ड, डॉक्सिल, डाउनोसिन, डाउनोमाइसिन एंड डॉक्सोरिबोसिन, ये क्या है? इसके ब्रांड नेम्स हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन पाउडर। ऑर्डर एंड बिटर डिसफंक्शनिंग इसमें भी है। ऑर्डर कैसा है? ऑर्डरलेस है। टेस्ट कैसा है? बिटर है। मेल्टिंग पॉइंट 229 से 231 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाता है। सॉल्युबल होता है वाटर और अल्कोहल में। इनसॉल्युबल होता है ईथर और बेंजीन में या अदर नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ये सॉल्युबिलिटी इसकी एकदम बेकार सी होती है। स्टोर्ड इन एयरटाइट एंड लाइट रेजिस्टेंट क्लोज कंटेनर्स। एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट की तरह यूज होता है, जैसे किसमें? एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, लंग कैंसर। इट इज इफेक्टिव इन मैनी सॉलिड ट्यूमर्स सच एज, सॉलिड ट्यूमर्स जैसे वो सॉलिड कहीं पे क्या हो, गांठ टाइप की हो जाए, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, थायराइड, ओवरी, ब्लैडर्स एंड लंग कैंसर। ठीक। पेल्विक और लिम्ब ट्यूमर में भी इसका ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। फार्मास्यूटिकल या ऑफिशियल प्रिपरेशन की बात करें तो डेक्टिनोमाइसिन का इंजेक्शन आता है एज पर इंडियन फार्माकोपिया और डॉक्सोरिबोसिन हाइड्रोक्लोराइड का इंजेक्शन आता है एज पर आईपी एंड बीपी। ठीक। फिर विनब्लास्टिन सल्फेट की बात करें, अगर हम नेचुरल एल्कोलाइड की बात करें तो विनब्लास्टिन सल्फेट उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेचुरल किससे? कैथरेंथस रोजियस से। नेचुरल एल्कोलाइड है, आइसोलेट किया जाता है कैथरेंथस रोजियस से। ब्रांड नेम इसकी वीएलबी, वेलबेन, यूनिब्लास्टिन और साइटोब्लास्टिन इसके फेमस ब्रांड नेम्स हैं।
प्रॉपर्टी की बात करें तो व्हाइट और येलो क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ऑर्डरलेस एंड टेस्ट बिटर होता है, 283 से 285 यानी 283 से 285 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट हो जाता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबल इन वाटर एंड मिथेनॉल, इनसॉल्युबल इन ईथर एंड बेंजीन। ठीक, इसमें क्या है, इसकी सॉल्युबिलिटी एकदम बेकार है, ईथर और बेंजीन या अदर नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात की जाए तो। स्टोर्ड इन एयरटाइट क्लोज कंटेनर विच इज लाइट रेजिस्टेंट। इसका यूज क्या है, एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकीमिया, लंग कैंसर एंड कैपोसी सार्कोमा, हिस्टियोसाइट लिम्फोमा और हॉटकिंस डिजीज के ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इनके अदर क्या होता है डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना जानो कि इस केस में यूज होता है। विन ब्लास्टिन का इंजेक्शन आता है इस पर, ब्रिटिश फार्माकोपिया। नेक्स्ट है ड्रग कौन सी, ड्रोमोस्टेनोलोन प्रोपियोनेट। कौन सी, ड्रोमोस्टेनोलोन प्रोपियोनेट, ये लास्ट ड्रग है। मार्केट प्रिपरेशन की बात करें तो कौन सी है, ड्रोलबैन, मेस्टेरिलिन, मेस्टेरोन और मेस्टिसोल, ये इसके क्या है ब्रांड नेम्स है। ड्रोमोस्टेनोलोन प्रोपियोनेट इज द प्रोपियोनेट सॉल्ट। क्या है ये, प्रोपियोनेट सॉल्ट है किसका, ड्रोमोस्टेनोलोन का। ये क्या है, एक तरह का हार्मोन है, हार्मोनल कैटेगरी का है और ये यूज होता है जो मेल हार्मोन होता है एंड्रोजन, उसके रिप्लेसमेंट थ्योरी में। इन केस अगर पेशेंट की दोनों टेस्टिस खराब हो जाएं तो उस केस में ये रिप्लेसमेंट की तरह यूज होता है। ठीक, मीन्स अगर कैंसर हो गया किसी को तो दोनों टेस्टिस काट के फेंक दी जाए और वहां पे मेल हार्मोन का काम ये इंजेक्शन ये ड्रग करती है। कलर की बात करें तो व्हाइट टू क्रीमी व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। ऑर्डरलेस या फेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है, या तो ऑर्डरलेस या फिर बहुत फेंट सफोकेटिंग सी कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट टाइप की ऑर्डर होती है। टेस्ट बिटर होता है, मेल्टिंग पॉइंट 128 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें, इनसॉल्युबल होता है वाटर में और सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ठीक, स्टोर्ड एयरटाइट क्लोज कंटेनर्स विच इज लाइट रेजिस्टेंट, एंटीनियोप्लास्टिक की तरह यूज होता है जिसे एनाबोलिक स्टेरॉइड फॉर एनिमल्स। दूसरा यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में। फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ मेल सेक्स स्टेरॉइड इन मेन हु हैव एंड्रोजन डिफिशियंसी, जिसको एंड्रोजन डिफिशियंसी हो जाती है। फॉर एग्जांपल रिजल्ट लॉस ऑफ बोथ टेस्टिस, किसी को टेस्टिस कैंसर हो गया है तो दोनों टेस्टिस काट दी जाती है, वहां पे मेल हार्मोन या मेल स्टेरॉइड का काम करता है। एंड्रोजन डिफिशियंसी हो गई ना भाई, जाहिर सी बात है एंड्रोजन जहां पे बन रहा है जब वही काट दिया तो डिफिशियंसी हो गई, तो जो मेल का फीचर्स होता है पेशेंट के अंदर तो वो क्या है, वो जाने लगेगा, तो वहां पे रिप्लेसमेंट का काम क्या करेगा, ड्रोमोस्टेनोलोन। ठीक, इसका ये एक इंजेक्शन आता है ड्रोमोस्टेनोलोन का। तो भाई ये बात रही एंटीनियोप्लास्टिक की। इसमें जो ड्रग्स बची हैं आपकी वो ड्रग कराएंगे हम बोर्ड पे, तो पार्ट 2 में। ओके।